चलिए भैया, जय हिंद सभी को। जय जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है वो साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे शुरुआती क्लास है आपकी, ये फर्स्ट क्लास है साइंस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस होता क्या है। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। और विज्ञान जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वी और एक क्या है? ज्ञान। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है। क्या है ये? मोबाइल है। ये मेरा ज्ञान है कि मैं जानता हूँ ये क्या है? मोबाइल है। जैसे कि आप देखें मेरे हाथ में ये रिमोट है। क्या है ये? मैं जानता हूँ ये क्या है? रिमोट है। तो जिन चीजों को मैं जानता हूँ ये चीज है, जैसे मैंने देखा ये हाथ में मेरे पेन है, तो अब मैं जान रहा हूँ ये मेरे पास पेन है। तो किसी भी, जैसे मैंने हाथ में देखो ये माचिस ली, तो ये क्या है? माचिस है। मैंने हाथ में ये चाबी ली, तो ये क्या है? तो किसी चीज को जानना ज्ञान कहलाता है। किसी चीज को जानना ज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज को मैं जानता हूं कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये मेरा ज्ञान है कि मैं उसको चीज को जानता हूं कि ये चीज ये है। लेकिन मान लीजिए कि ये सामने जो लगा हुआ ये क्या है? पंखा है। तो ये क्या है? मेरा ज्ञान है कि मैं जानता हूं कि वो क्या है? एक पंखा है। अगर मान लो मैं नहीं जानता हूं ये क्या चीज है, ये डिवाइस का नाम क्या है, तो मेरा मतलब उसके प्रति मेरा ज्ञान नहीं है ये चीज क्या है। अगर मैं जानता हूं ये क्या है? मोबाइल है, तो ये मेरा क्या है? ज्ञान है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में विशेष ज्ञान अर्जन करूं कि मोबाइल काम कैसे करता है, इसमें कितने एम्पियर होता है, कितनी बैटरी लगेगी, कितना सॉफ्टवेयर कैसे डलेगा, तो इसका मतलब मैं उस ज्ञान को विशेष रूप से अर्जित कर रहा हूं। किसी चीज को जानना ज्ञान है, लेकिन जब मैं उसी ज्ञान का विशेष रूप से ज्ञान अर्जन करूं, यानी विशेष ज्ञान प्राप्त करूं, तो वो ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान। सिंपल सी बात, मेरा ये शरीर है। क्या है? ये शरीर है। ये ज्ञान है कि भाई ये नाक है, ये कान है, ये आंख है, ये बाल है, ये सब है, ये मुंह है, ये क्या है? ये मेरा ज्ञान है। लेकिन जब मैं गहराई से इसका अध्ययन करूं विशेष रूप से कि आखिर ये जो है बाल किस तरह से उग रहे हैं, बाल में क्या कारण है, किन कारणों से बाल सफेद हो जाते हैं, किन कारणों से आंखें लाल हो रही हैं, किन कारणों से आंखों में आंसू आ रहे हैं, या बॉडी का फंक्शन कैसे काम कर रहा है ना, ब्लड कितना होता है हमारे शरीर में, हमारे हाथ पैर कैसे काम करते हैं, ये सब चीजों का अगर मैं विशेष रूप से ज्ञान अर्जन करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? विज्ञान। तो जब हम देखते हैं बॉडी के बारे में फंक्शन अच्छे से ज्ञान अर्जन करते हैं, तो ये बॉडी के बारे में जानना किसमें आता है? विज्ञान में आता है। आपने जो बायोलॉजी के स्टूडेंट को सुना होगा वो किसके होते हैं? साइंस के स्टूडेंट होते हैं या आर्ट्स के होते हैं? साइंस के। यानी उस चीज में वो विशेष ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, डीपली सिस्टमेटिक ज्ञान। किसी चीज को जानना क्या कहलाया? किसी चीज को जानना ज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसके बारे में जब मैं विशेष रूप से ज्ञान अर्जन करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? विज्ञान। लेकिन वो जो विज्ञान होगा ना, और उस ज्ञान में अंतर क्या होगा? किसी चीज के बारे में विशेष रूप से ज्ञान अर्जन करना विज्ञान हुआ, ये तो हमने संक्षिप्त रूप में समझा। लेकिन वो कैसे होगा विज्ञान? लेकिन वो ज्ञान मालूम किस पे होगा? वो ज्ञान बेस्ड होगा एक्सपीरियंस पर, वो ज्ञान बेस्ड होगा ऑब्जर्वेशन पर। कैसे? मान लीजिए किसी चीज को हमने समझा, मान लीजिए एक तार है। क्या है? एक तार है। अगर एक ये मान लीजिए तार है, अगर इस तार को मैं टच करूं, ठीक है, अगर इस तार को मैं टच करता हूं, अगर मुझे करंट लगता है, तो पहले तो मैं जान गया क्या है? तार है। लेकिन जैसे मैंने इसको छुआ, इसने मुझे क्या मारा? करंट। तो मुझे इस चीज का अनुभव हो गया कि इसको छूने से करंट लगता है। तो अगली बार इस चीज को मैं नियम बना दूंगा कि कभी भी खुले हाथों से तार को, बिजली के तारों को ना छुएं। अब जब मैं विज्ञान का अध्ययन करूंगा तो सिस्टमेटिक पूरी चीजों को पढ़ूंगा। तो यानी ये क्रमबद्ध ज्ञान, ये क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध। भैया ऐसे नहीं। फिर मैंने देखा कि जब मैंने प्लास्टिक की चप्पल या लकड़ी पे खड़े होकर जब मैंने तार को छुआ तो मुझे करंट नहीं लगा। तो फिर मुझे सीखने को मिला कि तार को खुले हाथों से छूने से करंट लगता है, और अगर मैं खुले हाथों से ना छू तो करंट नहीं लगता है। और फिर मैंने देखा कि लकड़ी पे करंट नहीं लगता है, और जगहों पे करंट लगता है, पानी में करंट लगता है, प्लास्टिक में करंट नहीं लगता है। तो जब चीजों को मैं क्रमबद्ध ज्ञान अर्जन करूं कि ये चीज ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है, जो मैं ज्ञान अर्जन कर रहा हूं वो किस आधार पर था? मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर। मैंने पानी में हाथ डाला तो पानी ठंडा था, फिर उसको मैंने हीटर में लगाया, इसके बाद पानी हाथ डाला तो पानी गर्म लगा। तो यानी इससे मुझे ये समझ में आया कि बिजली से मैंने उसको गर्म भी कर सकता हूं। तो यानी हर चीज का मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं कि यार इस चीज को ऐसे ऐसे हो सकता है। पानी को जब मैंने छुआ तो मुझे क्या हुआ? गर्म महसूस हुआ। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया ना, इस चीज को गर्म कहते हैं। फिर मुझे ठंडा कपकपी लगी तो इस चीज को क्या कहते हैं? ठंडा कहते हैं। तो यानी गर्म क्या है, ठंडा क्या है, इन चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसको मैंने सिस्टमेटिक रूप से क्या करना? अध्ययन करना शुरू किया। जब चीजों को, जो ज्ञान हम अर्जन करेंगे वो किस पर बेस्ड होगा? एक्सपीरियंस पर और ऑब्जर्वेशन पर। बोलो, आ गई बात समझ में?
तो साइंस क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान। किसी चीज का जब हम विशेष रूप से ज्ञान अर्जन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान कैसा होगा? सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस का सिंपल से मतलब कैसा है? सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं नॉलेज कुछ भी है, हम ये नहीं एक चीज पढ़े दूसरी चीज नहीं, अगर उसका ज्ञान अर्जन करेंगे तो सिस्टमेटिक रूप से करेंगे तो ही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। जो विज्ञान है, जो वर्ड है साइंस, ये साइंस वर्ड आया कहां से? तो साइंस वर्ड जो है लेटिन भाषा का एक शब्द है, सिंटिया। क्या है? लेटिन भाषा एक शब्द है। एग्जाम में एक बार प्रश्न बन चुका है कि साइंस किस शब्द से बना हुआ है। तो साइंस जो है लेटिन भाषा का एक शब्द है, क्या? सिंटिया। और सिंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानना, नो कह लो या फिर उसको कह सकते हैं हम नॉलेज। चीजों को जानना क्या कहलाया? सिंटिया। और सिंटिया आगे चल के क्या बन गया? साइंस बन गया। सिंटिया वर्ड से क्या बन गया? साइंस बन गया। तो भैया हमने देखा कि किसी भी चीज का सिस्टमेटिक जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? विज्ञान होता है। अच्छा, ये जो ज्ञान होगा वो बेस्ड होगा किस पर? एक्सपीरियंस पर। और जैसे मैं किसी चीज को कर रहा हूं, मैं किसी फील्ड में महारत हासिल करते जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं उसके बारे में एक्सपीरियंस हो गया। अब वो एक्सपीरियंस में आपको शेयर करूंगा कि भैया आप उस गलती को मत करो जो गलतियों से मैं सीखा हूं। आप अच्छा, जब आप बिजली के तार को सुधारते हैं तो आपको पहले से साइंस के बारे में आपने पढ़ रखा होता है पहले कि भैया खुले हाथों से उसको ना छुएं, ऐसा ऐसा ना करें, ऐसा ऐसा ना करें। तो आपने सिस्टमेटिक ज्ञान अर्जन किया है। अच्छा, वो ज्ञान किस पर आधारित था? ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर। आपने देखा होगा कि एक मरीज को एक डॉक्टर ना बेड पे रखते हैं, 2-3 दिन के लिए एडमिट कर देते हैं। एडमिट करने के बाद ना उस पर लगातार दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उस दवाई को दी तो पता चला कि उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। फिर बोले नहीं, इसमें दवाई बदल दीजिए तो उसमें सुधार हो जाएगा। फिर बीच में उसमें बोतल लगा देते हैं, फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। तो बदल बदल कर दवाइयां देते हैं। तो सब पेशेंट पे एक सी दवाइयां अगर होती तो सभी को एक सी दवाई देते। यानी हर पेशेंट को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार इस चीज से ये होगा, इस चीज से। किसी को ठंडी देकर बुखार आ रहा है, किसी को नॉर्मल बुखार आ रहा है, किसी का शरीर बहुत गर्म हो रहा है, किसी का शरीर कैसा हो रहा है? ठंडा हो रहा है। तो कहने का मतलब भी बुखार भी अलग अलग प्रकार के, किसी को डेंगू बुखार है, किसी को नॉर्मल बुखार है, किसी को मलेरिया है। तो अलग अलग बुखार में हमने ऑब्जर्व किया कि भाई इस प्रकार के बुखार में ऐसा होता है, इस प्रकार के बुखार में ऐसा होता है। तो अगर ऐसा बुखार है तो उसके लिए सिस्टमेटिक नॉलेज ये है कि उसमें ऐसी दवाई दी जाए। अच्छा, वो चीजें हमने ऑब्जर्व की, इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपको बुखार में कैसा लग रहा है। तो आप कहते हैं सर कपकपी दे के बुखार आ रहा है। फिर आप बोलते हैं सर नॉर्मल, सब बहुत देर से मेरे हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं। तो उससे वो ऑब्जर्व कर लेता है कि हो सकता है दिन भर की थकान से आपको बुखार आ गया, हो सकता है कि आपके आसपास में बहुत ज्यादा मच्छर रहते हो जिसके कारण आपको मलेरिया का, जब आप कहते हैं कपकपी दे के बुखार आ रहा है तो तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है, लगता है इनको मलेरिया हुआ है। जब आप कहते हैं सर बुखार भी आ रहा है और दिन बहुत थकान भी लग रही है, तो उससे आप कहाँ गए थे? बोले मैं यात्रा से आ रहा हूं सर। तो वो ऑब्जर्व कर लेता है, हाँ ये यात्रा पे गए थे तो दिन भर की थकान होगी जिसकी वजह से हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं और साथ में क्या इनको बुखार भी आ गया है। तो ये जो है डॉक्टर आपकी बातों को सुनता है, उस पर ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद जो अपना एक्सपीरियंस होता है कि ऐसी कंडीशन में हमें ये दवाई देनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में हमें पेशेंट को ये राय देना चाहिए। तो यही इस प्रकार का जो विज्ञान होता है, उस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या कहलाएगा? आपका विज्ञान कहलाएगा। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस की परिभाषा क्या है? तो जैसा हमने सीखा कि साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। तो अगर आपसे पूछा जाए साइंस क्या है, तो साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है विच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जो किस पे बेस्ड होगा? एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को रख कर ऑब्जर्व करना, महसूस करना कि ये चीज ऐसी होती है। ठीक है भैया? साइंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द किससे हुई है? सिंटिया भाषा हुई, जिसका मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? ज्ञान, यानी नॉलेज। यानी इसका अर्थ कह सकते हैं हम जानना, किसी चीज को जानना, लेकिन सिस्टमेटिक रूप से जानना क्या कहलाता है? विज्ञान। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं साइंस के बारे में, तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, क्रमबद्ध या फिर व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान। मुझे लगता है पहले आपने स्कूल में जब पढ़ा होगा तो आपको सिर्फ यही समझ में आता है कि क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज पूरा आपने निचोड़ समझ लिया कि भैया विज्ञान ही, उसको क्रमबद्ध क्यों कहते हैं, उसको व्यवस्थित क्यों कहते हैं। बोलो यस या नो? चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये लिख लिया था? चलिए ये नोट कर लीजिए आप।
ओके भैया, चलिए आगे हम बढ़े। तो देखें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ वर्ड, जैसे विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सिंटिया एक वर्ड है जिससे का अर्थ होता है टू नो या फिर नॉलेज। इसको सिंटिया भी बहुत जगहों पर आपको उच्चारण मिलेगा और बहुत जगह आपको इसको साइंटिया भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा, साइंटिया, साइंटिया। तो इस पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा। तो बहुत जगहों पे साइंटिया भी इसको पढ़ा जाता है क्योंकि इसी वर्ड से बना है। साइंस जैसे पढ़ते हैं तो इसको साइंटिया भी पढ़ा जाता है। आप गूगल वर्ड पे देखेंगे तो साइंटिया नाम भी मिलेगा। तो चाहे सिंटिया पढ़िए चाहे साइंटिया, ज्यादातर आप देखेंगे तो साइंटिया वर्ड भी इसके लिए प्रेफर किया जाता है। कुछ किताबों में ये वर्ड सिंटिया के नाम से भी बताया गया है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो सिंटिया, यहाँ साथ में आप एक लिख दीजिएगा, साइंटिया भी लिख सकते हैं आप, सिंटिया साथ में लिख दीजिएगा साइंटिया। तो जो साइंस की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा शब्द से हुई है? सिंटिया, या फिर हम कह सकते हैं साइंटिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां तक हम देख चुके थे। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, यदि हम साइंस की बात करें तो साइंस की कितनी शाखाएं होती हैं? तो साइंस की मुख्यतः जो शाखाएं हैं, याद रखिए दो शाखाएं हैं। साइंस की मुख्यतः कितनी शाखाएं? दो शाखाएं हैं। एक है नेचुरल साइंस और एक है फिजिकल साइंस। तो जो नेचुरल साइंस है ना, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? और जो फिजिकल साइंस है इसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो जो साइंस है ये, इसकी शाखाएं कितनी हैं? तो याद रखिए दो ब्रांचेस है या दो शाखाएं, मुख्यतः दो ही हैं। तो एक होता है कौन सा? नेचुरल साइंस, और एक कौन होता है? फिजिकल साइंस। अगर नेचुरल साइंस की बात करें तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक बॉटनी आती है और एक क्या आती है? जूलॉजी। प्राकृतिक विज्ञान में जो बॉटनी है उसका अर्थ है वनस्पति विज्ञान, और जो बायोलॉजी है उसका मतलब क्या है? सॉरी, जूलॉजी है उसका अर्थ क्या है? जंतु विज्ञान। और जो बॉटनी है और जूलॉजी है, दोनों को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? दोनों को हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये दोनों मिलके कहाँ आ जाते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉटनी जो शब्द है, ये सॉरी बॉटनी जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए वनस्पति विज्ञान कहते हैं इसको हिंदी में। अगर वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाए तो याद रखिए वो कौन है? थियोफ्रास्टस। आपसे पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस को कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाता है जीव विज्ञान का जनक, तो जीव विज्ञान का जनक भी किसको बोलना है? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। अगला हम बात करते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब होता है भौतिकी विज्ञान। इसकी भी दो शाखाएं हैं, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, जिसमें हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी स्टार्ट पढ़ेंगे इसमें आगे। तो फिजिक्स की यदि हम बात करें तो फिजिक्स के पार्टिकुलर किसी को जनक नहीं कहा गया है। गूगल पे आप करेंगे तो कुछ का जनक ही बनाता है। लेकिन देखिए फिजिक्स में क्या है, कई लोगों का योगदान रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो न्यूटन का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और इसके बाद आइंस्टीन का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, गैलीलियो का भी योगदान रहा है। तो कहने का मतलब कई लोगों का योगदान रहा है, इसलिए पार्टिकुलर किसी एक को जनक कहना गलत साबित हो जाएगा। इसलिए पार्टिकुलर किसी एक को जनक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप गूगल करेंगे तो कुछ जनक इसमें बताए भी जाते हैं। क्या बताता है? न्यूटन। हाँ, कुछ जगह न्यूटन भी बताता है, इसके फादर कौन है? न्यूटन है। लेकिन न्यूटन भी है, फिजिक्स का भी, फिजिक्स में आइंस्टीन का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। लेकिन पार्टिकुलर किसी एक को हम जनक कहेंगे तो बाकी लोगों का कहीं न कहीं इसमें सम्मान पे हट होगा, क्योंकि बाकी लोगों का भी तो योगदान इसमें बहुत ज्यादा रहा है। आइंस्टीन का बहुत योगदान रहा है, न्यूटन का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। वैसे गूगल करते हैं तो इसका जनक जो आता है वो कौन आता है? न्यूटन आता है। केमिस्ट्री की यदि बात करें, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, इसका मतलब भौतिक विज्ञान है, इसका मतलब क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियन। अब हम निष्कर्ष यदि निकालें तो हमने यहाँ देखा कि जो साइंस है इसकी मुख्यतः शाखाएं कितनी है? दो। एक है प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस, और दूसरा कौन सा है? फिजिकल साइंस। और नेचुरल साइंस के दो भाग हैं, बॉटनी और जूलॉजी। अगर हम देखें भौतिक विज्ञान की, अगर हम बात करें, फिजिकल साइंस के दो पार्ट हैं, एक फिजिक्स है और एक कौन है? तो केमिस्ट्री के जनक हो गए लेवोजियर। और अगर देखा जाए बॉटनी के जनक कौन है, यानी वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रास्टस। और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु। और ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों किसमें आते हैं? बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। तो बायोलॉजी के यदि आपसे पिता पूछा जाए तो बायोलॉजी के पिता याद रखिए कौन है? जीव विज्ञान के अरस्तु है, और जंतु विज्ञान के भी, रसायन विज्ञान के लेवोजियर। इतनी बातें आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब चीजें। नेक्स्ट यदि हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ी सी यही चीजें आप यहाँ थ्योरी के रूप में देख सकते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत हम सभी चीजों के बारे में एक व्यवस्थित ज्ञान का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इस
इसी प्रकार विज्ञान को सूचनाओं या ज्ञान के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है कौन सा? नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान इसको कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति से जुड़े हुए क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भी चीजें बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको बताई हैं। इसी प्रकार इसके अंतर्गत हम इसकी एक शाखा होती है बॉटनी। बॉटनी में पौधों के बारे में एवं पूरी वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। बॉटनी मतलब वनस्पति शास्त्र, जिसमें हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। और थियोफ्रास्टस कौन है? थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और साथ ही किसका जनक कहा जाता है? जीव और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान को संयुक्त रूप से हम कहाँ पढ़ते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। अतः हम अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कह सकते हैं। यानी जीव विज्ञान के भी जनक कौन हो गए? और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन हो गए? अरस्तु। और यदि हम बात करें लेवोजियर की, तो लेवोजियर किसके जनक कहलाते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की यदि आपसे जनक पूछा जाए तो क्या याद रखिए? लेवोजियर। इसके बाद हम आज जो टॉपिक देख रहे हैं वो हम देखेंगे क्या? फिजिक्स। ठीक है, बस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से। आज आपका ये पहला टॉपिक है फिजिक्स का। फिजिक्स में यदि पहले हम समझते हैं फिजिक्स क्या है, इसके बारे में आप बताऊंगा इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य यानी मेटल और तथा ऊर्जा यानी एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, या इसको हम भौतिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को हमने कई भागों में बांटा है। कितने भाग को मुख्यतः बांटा है? 8 भागों में। अगर भौतिकी को यानी फिजिक्स को पढ़ना है तो कितने भागों में बांटिए उसको? 8 भागों में डिवाइड कर लीजिए। अगर 8 ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका भौतिकी जो है बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है। गवर्नमेंट एग्जाम में जितने हैं वो 8 ही इन्हीं चैप्टर से जो है 8 चैप्टर से उन्हीं से प्रश्न बनता है। देखिए ये 8 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक है यांत्रिकी। ठीक है, ये 8 चैप्टर देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक है यांत्रिकी, इसको इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा है ध्वनि, इसको साउंड कहते हैं। तीसरा है ऊष्मा यानी हीट। चौथा है प्रकाश यानी लाइट। फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म कहते हैं। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी को क्या कहते हैं? मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पूरे फिजिक्स को हम कैसे पढ़ें? तो पूरे फिजिक्स को अगर ऐसे पढ़ते रहोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे। तो पूरे फिजिक्स को पहले एक सिलेबस समझो कि भाई इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। तो ये अगर 8 पॉइंट आप कंप्लीट कर लेते हो तो यकीन मानो आपका गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट है। गवर्नमेंट एग्जाम में ये 8 चैप्टर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर मैं कुछ इंपोर्टेंट बता दूं, इसमें एक यांत्रिकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा भी इंपॉर्टेंट है और ध्वनि इंपॉर्टेंट है। शुरू के जो 4 चैप्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कहता हूँ 5 स्टार लगा लो तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं शुरू के जो 4 चैप्टर हैं इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी प्रश्न ऐसा नहीं कि इनसे नहीं पूछे जाते, इनसे भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे विद्युत से भी प्रश्न पूछा जाता है ना, जैसे कि आप ट्रांसफार्मर से प्रश्न पूछा जाता है ना, कि ट्रांसफार्मर में बिजली ऐसे ऐसे ट्रांसफर होती है तो क्या क्या होता है, तो उससे प्रश्न पूछता है। अगर मैं ज्यादा कहूँ तो ये, अगर चुंबकत्व की बात करें तो चुंबक से भी पूछा जाता है कि दो चुंबक को अगर अपोजिट कर दें तो वो कब दूर दूर करेंगे, कब चिपकेंगे, कब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब दूर हटेंगे। तो कहने का मतलब ये पूरे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर स्टार्टिंग में आप बताइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, तो स्टार्टिंग के जो शुरू से 4 और 5 जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए काफी, यहाँ लगभग अगर मैं पूरा 100% कहूं तो मैं यहाँ कह दूंगा 60 से 70%, 60 से 70% आपका फिजिक्स का भाग जो है वो यहीं से कवर हो जाता है शुरू के 4 से 5 चैप्टर में। बाकी देखा जाए पूरा अगर मैं 100% मानूं तो शुरू के ये देखिए 4 से 5 जो चैप्टर है ना, ये जो मैंने गोली लगाए ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग 60 से 70% सिलेबस आपका यहीं से कवर होता है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। क्लियर भैया? नेक्स्ट देखें हम, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 8 भागों में पहला हमने क्या देखा? यांत्रिकी। पहला जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं भैया? यांत्रिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको जरा सा नोट कर लीजिए पहले आप, फिर बताते हैं आगे हम। ये थोड़ा सा ये वाला पीछे वाला, यहां से लिखना था आपको, यहां से एक मिनट, यहां से नोट करना था आपको। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए आगे देखते हैं यांत्रिकी के बारे में।
यांत्रिकी को कहा जाता है मैकेनिक्स। क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे आपको। यहां से क्वेश्चन बनता है मापन, क्वांटिटी और यूनिट से, मात्रा तथा मात्रक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मात्रा और मात्रक होते क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी राशि लिखी, मैंने अगर मान लो कि 10 लीटर लिखा है यहाँ पर, 100 लीटर लिखा है यहाँ पर, 1000 लीटर लिखा है, तो जो ये है ना 10, ये 10 उसकी क्या है, ये याद रखिए, ये उसकी मात्रा है। 10 क्या है? मात्रा है। कि भैया जो मान लो मैंने दूध खरीदा, तो ये मैंने 10 लीटर खरीदा, तो ये 10 लीटर क्या है? 10 उसकी मात्रा है। 100 उसकी मात्रा है। 1000 क्या है? उसकी मात्रा है। और इसमें हम लीटर में उसको नाप रहे हैं, जिसमें नापते हैं उसको हम उसका क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जिसमें नाप, जैसे ये है, ये क्या है? उसकी मात्रा है, और ये क्या है? मात्रक है। तो सिंपल सी बात है कि भैया ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी राशि होती है, जो नंबर में लिखा जाए वह क्या है? क्वांटिटी है। तो यानी इसमें अगर पूछा जाए, जैसे ये लिखा है 10 L लिखा है, L का मतलब लीटर है यहाँ पर, तो यानी ये क्या है? ये है क्वांटिटी, और ये है उसकी यूनिट। ये क्या है? इसकी यूनिट। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 ग्राम, क्या लिखता हूँ? 5 ग्राम, तो ये हो गई क्वांटिटी और ये हो गई यूनिट। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गई यूनिट। अब मैं लिखता हूं यहां पर 7 kg, तो ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गई यूनिट। यानी एक हो गया मात्रा, एक हो गया मात्रक, एक हो गया मात्रा, एक हो गया मात्रक। तो इसे ही हम क्वांटिटी कहते हैं। जो नंबर में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वांटिटी को मापने वाली चीजें क्या कहलाती हैं? मात्रक कहलाती हैं। मात्रक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? यूनिट। जैसे देखिए लीटर यहाँ पर क्या है? यूनिट है। लीटर यहाँ पे क्या है? यूनिट है। ये लीटर क्या है? अगर मान लो हम जैसे सेंटीमीटर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगी? यूनिट। और ग्राम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगी? यूनिट। अगर मैंने यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख दिया, मैंने यहाँ 15 ग्राम लिख दिया, यहाँ पर 25 किलोमीटर लिख दिया, तो ये सब क्या कहलाएंगे? उसकी क्वांटिटी, और ये सब क्या कहलाएंगे? उसकी यूनिट्स। यानी एक हो गया क्या? क्वांटिटी, और एक हो गई यूनिट्स। उम्मीद करता हूं इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे और दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है 15 kg, यहाँ पे लिखा है 20 kg, तो यहाँ पर जो 15 और 20 है ना, उसको हम कहेंगे क्वांटिटी। क्या कहेंगे? क्वांटिटी। और दूसरी चीज है जो kg और kg है, ये क्या कहलाएगी? उसकी यूनिट। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 10 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, और यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, तो जो 10 और 10 है ना, ये उसकी क्वांटिटी कहलाएगी, और एंगस्ट्रॉम और मीटर प्रति सेकंड वो क्या कहलाएगी? उसकी यूनिट। उम्मीद करता हूं इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो कोई भी चीज जो नंबर में लिखा जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वांटिटी क्या है, तो कोई भी चीज जिसे हम नंबर में लिखें या संख्या में दर्शाएं उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी। क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल देखिए, एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बनते हैं। निम्न में से कौन सा क्वांटिटी का उदाहरण है, यानी राशि का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखा जाए जनसंख्या। जनसंख्या हमेशा नंबर में लिखी जाती है। आयु हमेशा नंबर में लिखी जाती है। वस्तु का भार यदि हम करेंगे वो भी नंबर में लिखा जाएगा। मेज की लंबाई है, लंबाई भी किसमें आएगी? नंबर में आएगी। तो जो भी चीज नंबर में लिखी जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्वांटिटी कहेंगे। जैसे अब एग्जांपल ऑफ यूनिट के देख लें, यूनिट के क्या क्या एग्जांपल होंगे, जैसे कि देखें मीटर है, किलोमीटर है, सेकंड है, किलोग्राम है, ये सब क्या कहलाएंगे? उसके यूनिट कहलाएंगे। तो एक हो गया क्या? क्वांटिटी, और एक क्या हो जाएगा? यूनिट। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो कहने का मतलब मात्रा क्या होता है, मात्रक क्या होते हैं, समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर देखा मात्रा और मात्रक, जो नंबर में लिखा जाए उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी कहेंगे, यानी मात्रा कहेंगे, और जो उससे दर्शाया जाए, ग्राम है, मिलीग्राम है, मिलीलीटर है, और फिर ml है, और किलोग्राम है, ये सब क्या कहलाएंगे? उसके मात्रा यूनिट कहलाएंगे। तो एक हो गया क्वांटिटी, एक हो गया यूनिट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा है? यो यांत्रिकी के अंतर्गत आएगा। मात्रा मापन है, ये किस चैप्टर में आएगा? यांत्रिकी। और यांत्रिकी फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है? पहला टॉपिक मैंने आपको बताया है, यहीं से शुरुआत है। तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरी चैप्टर कंप्लीट करिए, आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी, आपका हर डाउट हो जाएगा गेट आउट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगले जो पार्ट है उसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद सभी को। जय जय श्री राम। आप देख सकते हैं आज की क्लास में जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये देख लें भैया। जय जय श्री राम सभी को।